अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत लेटेस्ट नॉवल माला। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड पेश की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं। माला बाय निम्रा अहमद, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। मुबीन मंजिल के बलाई फ्लोर पे एक कमरे की खिड़की लॉन में खुलती थी। वो कमरा किसी जमाने में गेस्ट रूम होता था। बरसों पहले कशमाला ने वहां से बेड और सोफे निकलवा के उसे अपना पेंटिंग स्टूडियो बना लिया था। फिर वो इस्लामाबाद चली गई तो ये कमरा बंद ही रह गया। काम वाली सफाई कर देती थी, लेकिन जब से माँ ने सीढ़ियाँ चढ़ना तरक किया था, ऊपर की सफाई भी वाजिबी होती थी। उस रोज कशमाला जैसे ही अंदर दाखिल हुई, गर्द की बू फौरन से नथनों में घुसी। कमरा खाली खाली सा था। दो दीवारों पे बुक शेल्फ बने थे जिनमें उसकी पसंद की किताबें और पेंट बॉक्सेस रखे थे। नीचे कैबिनेट्स बने थे। उसने एक कैबिनेट खोला तो बहुत सी यादें सामने आ गई। मैरीज और विंजर एंड न्यूटन के खाली पेंट बॉक्सेस, ट्रिम्पनटाइन का आधा भरा कंटेनर, साथ ही चंद खाली कंटेनर्स रखे थे जिन पे ऑयल पेंट के दागों की बहुतायत थी। उनमें से एक कंटेनर उसका पसंदीदा था। माला ने जख्मी मुस्कुराहट के साथ उसे उठा के देखा। आर्टिस्ट्स को अपने कुछ डिब्बों और कुछ ब्रशेस से मोहब्बत हो जाती है, बिलखसूस ऐसा ब्रश जिस पे उसका हाथ बैठ जाए। उस डिब्बे में उसका फेवरेट ब्रश रखा था। उसके बर्सल्स रफ और दागदार थे। अब तक वो एक्सपायर हो चुका था, लेकिन माँ ने उन्हें फेंकने की इजाजत कभी नहीं दी। माला जैसे उन्हें छोड़ के गई थी, उसे वैसे ही मिलने चाहिए। शायद वो हमेशा से उसकी वापसी की मुंतजिर थी। एक दीवार पे ऊंची से खिड़की थी जो लॉन में खुलती थी। उसने ब्लाइंडर्स ऊपर किए और खिड़की कारपेट खोला। गर्द की एक तह उड़ के आंखों में आई। नीचे लॉन में गार्ड चेयर पे बैठा कैफ स्केचबुक पे तेज तेज पेंसिल चला रहा था। आहट पे उसने गर्दन उठा के कशमाला को देखा, फिर स्केचबुक रख के उठ खड़ा हुआ। कोई काम है बॉस? माँ की गैर मौजूदगी में उसके मुंह से बॉस फिसल जाता था। लॉन में लगा बुगनवेलिया का दरख्त पेंट स्टूडियो की खिड़की तक जाता था। वहां कशमाला खड़ी थी, जामनी फूलों और सबज शाखों के दरमियान। वो किसी पेंटिंग का हिस्सा लग रही थी। गुलाबी शलवार कमीज में मलबूस बाल, ऊंची पोनी में मुकीद किए दुपट्टा एक कंधे से गुजार के दूसरी तरफ बांधे, वो यकीनन काम के इरादे से स्टूडियो में आई थी। वो जल्द या बदेर तुम्हारी हकीकत जान जाएगी, फिर वो तुमसे नफरत करेगी। वो चंद लम्हे गर्दन उठाए उस पेंटिंग जैसी लड़की को देखे गया। जब उसने ये जॉब शुरू की थी और उसका कशमाला मुबीन से तारुफ हुआ था, तब वो उसके लिए एक तस्वीर थी। वो उसे नहीं जानता था, इसलिए 2 माह के लिए उसका गार्ड बनना मजबूरी के साथ साथ एक एडवेंचर भी लगा था। वो 2 माह बाद यहाँ से चला जाएगा। बाद में वो जान भी जाए तो उसे क्या, वो उसका क्या बिगाड़ लेगी। कुछ दिन बाद वो अपनी जिंदगी में मसरूफ होके उस लड़की को भूल जाएगा। और अब वो एक सोच, एक मजाक लगती थी। वो कैसे उस लड़की को, उसके घर को और उसके पौधों को भूल पाएगा। तुम ऊपर आओ और सलीम को भी बुला लाओ, वो ऊपर खिड़की से कह रही थी। कैफ चौंका। आज हमने स्टूडियो को साफ करना है। वो पुरजोश नजर आती थी। ये तय था कि उसे माँ के साथ रहना था, मगर इसका ये मतलब नहीं था कि वो घर में बेकार बैठेगी। उसे बेकार बैठने की आदत थी ना शौक। उसके जहन ने एक नए प्लान पे काम करना शुरू कर दिया था, और वर्क फ्रॉम होम का पहला असूल ही यही था कि वो घर का एक कोना अपने काम के लिए मुख्तस करे। कोई इंसान घर से काम तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके पास वर्किंग स्पेस ना हो। उसका सामान इस्लामाबाद से आ गया था। पैकर्स ने सब कुछ पैक करके लाहौर पहुंचा दिया था। अब उसे इस सब को यहाँ सेट करना था। थोड़ी देर बाद सलीम और कैफ उसके साथ स्टूडियो में खड़े काम करवा रहे थे। कैफ किताबें निकाल निकाल के रख रहा था और सलीम उनको कार्टन में डाल रहा था ताकि बाहर ले जाके उन्हें झाड़े।
चंद ही मिनट में वो तीनों मट्टी मट्टी हो गए थे। सलीम तो बस ऐसे ही शुरू हो गया था, अलबत्ता कैफ ने दस्तानों और मास्क के साथ काम शुरू किया था और वो बार बार मट्टी की वजह से नाक बू भी चढ़ाता था। नखरे तो देखो। बॉस, एक बात पूछूं? नहीं, काम पे ध्यान दो। बात तो सुने। पहले तुम मेरी बात सुनो। वो दोनों हाथ पहलुओं पे रखे उसकी तरफ घूमी। तुम अपना बिजनेस प्लान बना रहे हो या नहीं? बना लूंगा, 1.5 माह है मेरे पास। मैं जब देखती हूँ तुम स्केच बुक लिए मोटर बाइक्स बना रहे होते हो, मैं स्केचिंग करके फ्रेश हो जाता हूँ। यू नो, स्ट्रेस रिलीफ। वो किताबों की मिट्टी झाड़ते हुए कह रहा था। कशमाला कुफ्ती से उसे देख रही थी। तुमने सुना नहीं है कि मर्द की सबसे बड़ी बदसूरती उसकी खाली जेब होती है? यार, ये क्या आप लोगों ने स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं कि 30 उम्र तक पहुंचने से पहले कैरियर सेट होना चाहिए। हर बंदे का नहीं हो सकता। वो झंझला गया। बात कैरियर सेट करने या ज्यादा कमाने की नहीं है। चाहे कम कमाओ लेकिन अपना कुछ करते रहो। फारिग बैठना हर लिहाज से गलत है। 30 की उम्र आने तक तुम्हारे पास कुछ अपना होना चाहिए। वो किताबें वापस रखते हुए चौंका। मैं आपको कितने साल का लगता हूँ? कैफ ने सवालिया आबरू उठाई और कशमाला ने रुक के अंदाजा लगाना चाहा। शायद 27-28। वो महफूज अंदाज में मुस्कुराया। मैं 32 साल का हूँ। नहीं लगता ना? एक्सरसाइज, कम खाना और स्ट्रेस ना लेना, ये चीजें उम्र भरने के प्रोसेस को सुस्त कर देती हैं। ये साइंसी तौर पे साबित शुदा बात है। ओह, तो तुम कम उम्र दिखने के लिए सारी उम्र बेकार मशगलों में जाया कर दोगे, लेकिन कैरियर नहीं बनाओगे। एक मेरा क्लास फेलो भी ऐसा था। हर वक्त अपनी स्किन और फिटनेस की परवाह में लगा रहता था। कभी ढंग से नौकरी नहीं कर सका और धूप में काम करने से स्किन खराब हो जाएगी। ठीक कहता था। धूप में काम करने से स्किन कैंसर हो सकता है, इसलिए सनस्क्रीन लगानी चाहिए। वो ढटाई से कहते हुए किताबें वापस शेल्फ में जोड़ रहा था। फ्रेश पे बैठे खाली डिब्बे साफ करते सलीम ने नापसंदीदगी से कैफ को देखा। ये मालाबाजी के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो जाता था। मैं तुम्हें एक नसीहत कर रही हूँ, अपने बिजनेस प्लान पे ध्यान दो। 32 साल की उम्र में भी अगर तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। सोचो तुम्हारा मेंटोर क्या सोचेगा अगर तुम उसे अपना प्लान दिखाने में नाकाम हो जाते हो। कैफ के चेहरे से साया सा गुजर गया। उसने जवाब नहीं दिया। झुक के एक कैबिनेट खोली और अंदर रखे चंद कैनवस बाहर निकाले। फिर उन्हें खोला तो आंखों में सताइश उभर आई। ये आपने बनाए हैं? जाहिर है मैंने बनाए हैं। अब तुम कहोगे कि ये बहुत अच्छे हैं, तो मुझे पहले से मालूम है कि ये बहुत अच्छे हैं, इसलिए काम पे ध्यान दो। कैफ ने मुस्कुरा के कैनवस वापस रखे। वैसे आप क्या काम शुरू करने लगी हैं अब? उसने वो सवाल पूछ लिया जो वो शुरू में पूछने जा रहा था। बताऊंगी, वो बेनियाजी से कह के काम करती रही। कैफ ने चंद लम्हे उसके जवाब का इंतजार किया। फिर उसे एहसास हुआ कि कैफ जमाल एक नाकाम एंटरप्रेन्योर है और कशमाला मुबीन एक कामयाब इंसान। वो एक नाकाम इंसान से कभी राय नहीं लेगी। उसने एक गहरी सांस खारिज की और ऊपरी खानों से चीजें निकालने लगा। वो इन दोनों से लंबा था, इसलिए सबसे ऊपर वाले खानों की सफाई वही कर सकता था। शेल्फ के सबसे ऊपरी खाने से उसने किताबें निकाली तो कुछ फर्श पर गिरा। वो चौंका। किताबें एक तरफ रखी और पंजों के बल नीचे झुका। वो एक तयशुदा कागज था। कैफ ने हल्की सी गर्दन मोड़ के इन दोनों को देखा। उनकी उस तरफ पुश्त थी। किसी ने वो कागज गिरते नहीं देखा था। कैफ ने धड़कते दिल से उसकी तहें खोली। अंदर लिखी तहरीर को वो एक ही नजर में पहचान गया था। उसने नामहसूस अंदाज में कागज जेब में रख लिया और वापस काम करने लगा। शाम तक वो तीनों मिलके उस स्टूडियो को चमका चुके थे। मार्बल का फर्श धुल के खुश्क हो चुका था। खिड़कियां अंदर बाहर से साफ हो चुकी थी। एक वर्क टेबल खिड़की के साथ रखी थी जिसपे कशमाला ने अपनी जरूरी चीजें सजाई थी। सेंटेड कैंडल भी जला दी थी जिसने सारे को मुअत्तर कर दिया था। कैफ ने तनकीदी नजरों से कमरे का जायजा लिया। यहाँ सिर्फ एक चीज की कमी है, पौधों की। वो मुस्कुरा के बोली, सुबह नए पुराने सारे पौधे सेट कर दूंगी इधर, फिर मेरा होम ऑफिस मुकम्मल हो जाएगा। कैफ ने मुस्कुरा के उसे देखा। उसके बाल और पलकें तक मट्टी मट्टी हो चुकी थी, लेकिन वो खुश लग रही थी। पता है कैफ, इंसान को अपनी रूटीन लाइफ बोरिंग लगती है, लेकिन रूटीन असल नेमत है। रूटीन का मतलब है हम सेहत से हैं, आफियत में हैं। बस मुझे अपनी रूटीन में वापस जाना है। इस रेस्टोरेंट का क्या हुआ? जिन्होंने आपको जॉब ऑफर की थी उसे याद आया। वो शेल्फ से टेक लगाए खड़ा था और वो उसके सामने खिड़की के साथ खड़ी थी। वो कशमाला का चेहरा बुझ गया।
मैं तवक्का कर रही थी कि वो मुझे कोई मैनेजमेंट पोजीशन ऑफर करेंगे, लेकिन वो अपने रेस्टोरेंट की एक दीवार पे 3D अलविजन बनवाना चाहते हैं। अब बना सकती हैं? नहीं। रमजान शुरू होने वाला है, उनके पास ईद तक का वक्त है। वो चाहते हैं कि मैं सारा रमजान एक दीवार पे काम करूं, मगर 4 हफ्तों में सिर्फ पेंटिंग बनाई जा सकती है, आर्ट नहीं। क्यों? वो दिलचस्पी से पूछने लगा। आर्ट बनाने के लिए कोई डेडलाइन नहीं रखी जा सकती, क्योंकि आर्ट खुशी से नहीं तख्लीक किया जाता, ना वो पैसे कमाने के लिए होता है। आर्ट दर्द और टूटे दिल से बनता है। उसके लिए कनपट्टी पे उंगली से दस्तक, जहन के क्रिएटिव हिस्से का शोर से खाली होना जरूरी है, और मेरे जहन में अभी बहुत शोर है। यानी आपने इनकार कर दिया? नहीं, सोचने के लिए वक्त मांगा है। हालांकि इनकार कर देना चाहिए था। आप लोगों को ना नहीं कहती? कह दिया करें। ना कहना इतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। नहीं कहेंगी तो दम घुटने लगेगा। कॉफी बना दूं? ताबेदारी से पूछा। कशमाला ने इस बात में सर हिला दिया। थैंक यू कैफ, तुम मेरी जिंदगी बहुत आसान कर देते हो। मेरी दुआ है कि तुम्हारा बिजनेस प्लान जल्द बन जाए और वो कामयाब हो। वो खुद से कह रही थी, या उससे। वो फैसला नहीं कर सका। बस चंद लम्हे उस मेहरबान लड़की को देखता रहा, जो उसके कैरियर की इतनी फिक्र कर रही थी कि दिल का बोझ बढ़ता गया। कशमाला बीबी, उसने कहना चाहा। ये वो लम्हा था जब वो उसे सब बता सकता था। उसे मालिक की बात नहीं सुननी थी। उसे अपनी मजबूरी बताएगा, सारी बात समझाएगा। यही वो लम्हा था। अगर आज नहीं तो फिर शायद कभी नहीं। वो उससे नफरत नहीं करेगी। वो मेहरबान दिल की मालिक थी। वो उसे अपने करीब रहने देगी। वो उसकी हिफाजत करेगा। उसको कोई नुकसान नहीं होने देगा। ओह हाँ, कशमाला ने सुना नहीं। उसे याद आया, मैंने माहिर फरीद को गूगल किया था। आवाज आहिस्ता कर ली। सलीम किसी काम से नीचे गया था। उसे उसके आने से पहले बात मुकम्मल करनी थी। कैफ कदम वही जंजीर हो गए। सांस जहां था वही रुक गया और दिल जोर से धड़का। तुमने नोटिस किया था कि उस लाइटर के ऊपर मेड इन यूके लिखा था? कैफ ने उसे वो लाइटर वापस कर दिया था और उसने कल रात ही उसे गौर से देखा था। जी, लाइटर तो कहीं का भी बना हो सकता है। उसने बात टालनी चाहिए। नहीं, अगर तुम गौर करो तो मेड इन यूके और माहिर फरीद, इन दोनों अल्फाज को एक ही फॉन्ट में इनग्रेव किया गया है। यानी वो लाइटर यूके का नहीं बना हुआ, वो एक हिंट है। कैफ ने थूक निकल के बज़ाहिर नासमझी से उसे देखा। मतलब ये कि उसकी आंखें चमकी। इस माहिर फरीद का ताल्लुक यूके से है। पहले मैंने सर्च किया था तो बहुत से मुल्कों के माहिर फरीद नजर आए थे, लेकिन जब मैंने यूके लिख के सर्च किया तो मुझे एक पुरानी फेसबुक पोस्ट मिली। उसे बता रही थी जो वो पहले से जानता था, फिर भी जब्त किए सुने गया। उसके मुताबिक माहिर फरीद एक साइकोपिथ है, जिसके माँ बाप ने खुद उसको किसी जहनी अमराज के हॉस्पिटल में दाखिल करवाया था, लेकिन फिर किसी तरह उसने खुद को वहां से निकलवाया और अपने बाप के कार क्रैश में मर जाने के बाद उसके तमाम असासों का मालिक बन बैठा। वहां कोई कह रहा था कि शायद उसने अपने बाप को खुद कत्ल किया हो। उसने झरझरी ली। कितने अजीब लोग होते हैं दुनिया में। मेरी माँ को जरा सी बीमारी है और मेरे दिल में आग लगी हुई है, और लोग पैसे के लिए अपने बाप को मार भी सकते हैं। वो वाकई अफसोस कह रही थी। कैफ के हलक में कांटे उग गए। साइकोपिथ ऐसे ही होते हैं। फिर उसने गौर से कशमाला को देखा। क्या वाकई आपको किसी माहिर फरीद को नहीं जानती? नहीं कैफ, मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात है, ये आदमी जो पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा है, ये अकेला काम नहीं कर रहा। उसने अपने हर काम छोड़े रखे हैं, जैसे वो लिफ्ट वाला आदमी। यानी इस साइकोपिथ ने फिर से बहुत सा थूक हलक से नीचे उतारा। कुछ लोगों को अपने पे रोल पे रखा हुआ है, आपको ताकुब करने के लिए। ऐसा ही लगता है। और पता है क्या, ये लोग जो इसके लिए काम कर रहे हैं, ये साइकोपिथ से बदतर हैं, क्योंकि ये अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या है, लेकिन सिर्फ उसकी दौलत की वजह से वो उसके साथ हैं। वो जो कुछ रात से सोच रही थी, इस सब को एक सांस में बाहर निकाल दिया। फिर झरझरी लेकर सर झटका। सॉरी, तुम कुछ कह रहे थे। तब ख्याल आया कि कैफ ने किसी बात का आगाज किया था। नहीं, कुछ नहीं। उसने धीरे से नफी में सर हिलाया। उसकी आंखें जल रही थी। मैं थक गया हूँ, कुछ देर के लिए कमरे में जा रहा हूँ। उससे निगाह मिलाए बगैर वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। इसे क्या हुआ? ये तो कॉफी बनाने जा रहा था। उसने ताज्जुब से कैफ को जाते देखा। शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो मजीद इस बारे में सोचती, मगर उसका फोन बजा। उसने मोबाइल उठा के देखा। जियाद सुल्तान का एक और मैसेज रिसीव हुआ था। उसने पिछला मैसेज अभी
खोला नहीं था, नोटिफिकेशन से पढ़ा था, क्योंकि वो तब तक ये फैसला नहीं कर पाई थी कि वो जियाद से गुफ्तगू करना चाहती थी, लेकिन अब उसने फैसला कर लिया था। श्योर, आप मुझे रात 8 बजे से पहले तक किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं, उसने मुस्कुरा के मैसेज टाइप किया। सीढ़ियां उतरते कैफ के कदम मन भर के हो रहे थे, रंगत सफेद पड़ रही थी। वो चुपचाप नीचे कमरे में आया और दरवाजा बंद कर दिया। फर्श पे एक सादा मैट्रेस रखा था, एक तरफ अलमारी थी और दूसरी जानब कूलर लगा हुआ था। कैफ मैट्रेस पे बैठा और कितनी ही देर सामने वाली दीवार को देखे गया। फिर उसने मोबाइल निकाला और वाइट हेयर को कॉल मिलाई। मैं ये जॉब करता रहूंगा, मैं उसे सच नहीं बताऊंगा, बेफिक्र हो। अरे वाह, एकदम इतनी तब्दीली कैसे? तुमने ठीक कहा था, मैं उसे पहले ही धोखा दे चुका हूँ और वो जल्द या बदेर मुझसे नफरत ही करेगी, इसलिए मुझे जल्द अज जल्द अपना काम मुकम्मल करके यहाँ से निकलना है। वो तल्खी से दबी दबी आवाज में कह रहा था, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। अच्छा, मुझे एक कागज मिला है कशमाला के घर से, उसकी तस्वीर भेज रहा हूँ, इसका क्या करना है? वो मेकान की अंदाज में बता रहा था, किसी रिपोर्ट की तरह, किसी कार पोर्ट्रेट की तरह, जासूस की तरह। तुमने कशमाला को बताया इस कागज के बारे में? नहीं, मैं कशमाला मुबीन के लिए काम नहीं करता, मैं एक खुद गर्ज इंसान हूँ और मैं सिर्फ एक आदमी के लिए काम करता हूँ और वो है माहिर फरीद। उसके अंदाज में खुद अपने लिए नापसंदीदगी थी, उसे कभी माफ नहीं करेगी और एक वक्त आएगा जब वो उससे नफरत करेगी। उसे अभी से खुद को उस वक्त के लिए तैयार करना था। इस सुबह वो उठी तो ताज़ा दम महसूस कर रही थी। मोबाइल चेक किया और जियाद की चैट देखी तो मुस्कुरा दी। उसने लिखा था कि वो शाम में उसे कॉल करेगा। जियाद को उससे क्या काम हो सकता था? वो यही सोचते हुए सिंगार मेज के सामने आई और आईने में अपना अक्स देखा। फिर दाएं बाएं चेहरा घुमाया, कोई पिंपल नहीं था। गुड। बाल जूड़े में लपेटती वो लाउंज में आई तो माँ तख्त पे बैठी भिंडियां काट रही थी। एक टांग मोड़े, दूसरी सीधी लंबी किए, दरमियान में परात रखे। सफेद चिकन का दुपट्टा हमेशा की तरह सर पे लेके कानों के पीछे अर्स रखा था। चेहरा उठा के उसे आते देखा तो फौरन फिक्रमंदी से बोली, अफ्तारी की तैयारी नहीं करनी? वो जो आज बेहतर महसूस कर रही थी एकदम बुझ सी गई। माँ फिर से भूलने लगी थी। माँ, अभी सुबह के 10 बजे हैं और रमजान आने में अभी 6 दिन हैं। वो उनके साथ तख्त पे लेट गई, गाँव तकिए पे सर रख लिया और पहलू के बल करवट ले ली। फिर 2 उंगलियों से वो माँ की कलाइयों में मौजूद सोने की चूड़ियों को छेड़ने लगी। माँ ने इस बात को जैसे सुना ही नहीं। सर झुकाए भिंडी का सर कलम करते हुए बोली, माही से कहो उठ जाए, कब तक सोती रहेगी? माही कहाँ होती है माँ? तहम्मुल से याद दिलाया। वो बार बार माँ को भूल जाने वाली अशिया याद दिलाती थी ताकि उनका जहन खुद से काम करने का आदी रहे। हैं? माँ ने चेहरा उठा के उसे देखा, थोड़ा सा सोचा। याद करें, माही कहाँ होती है? उंगली चूड़ियों के ऊपर से गुजारी, सोना सोने से टकराया। छन छन की आवाज आई। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में। माँ ने सबक की तरह दोहराया, ब्रिटिश कोलंबिया के किस शहर में? 3 चूड़ियां एक तरफ की और 3 एक तरफ, दरमियान में गैप आ गया। चिली वीक में। माँ का सबक मुकम्मल हुआ। माला उंगली से चूड़ियों को बारी बारी साथ साथ करने लगी। माँ ने एकदम से बाजू उठा के अपना मोबाइल उठाया तो सारी चूड़ियां फिसल गई। मोहित ने खाना खाया, उन्हें याद आया, साथ ही मोहित को कॉल मिलाने लगी। आजकल वो हर घंटे बाद मोहित को कॉल करती थी। माँ, मोहित बच्चा नहीं है, खा लेगा जब भूख लगेगी, रिलैक्स। उनके चेहरे पे नरमी से हाथ फेरा। पता नहीं ये माँ को क्या मामला होता है कि बच्चों के खाने को लेकर शायद वो तब तक इस बात को नहीं समझ सकेगी जब तक उसके अपने बच्चे नहीं होंगे। शायद तब तक कोई भी ये नहीं समझ सकता। मोहित ने कॉल नहीं उठाई तो माँ ने फोन रख दिया। तब ही वो दोबारा बजने लगा। गैर शनासा नंबर था। माँ ने कॉल उठाई तो नगीना आंटी थी। माँ स्पीकर ऑन करके सुनती थी। फोन साथ रख दिया और सब्जी काटते हुए बात करने लगी। कैसी हैं नगीना भाभी? वो इसी तरह उनके साथ लेटी रही, चौकन्नी सी, कहीं माँ कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे और खानदान में मशहूर हो जाए कि हूरे जहाँ को कोई जहनी मसला है। हूरे भाभी, सच कहूँ तो मुझे आपकी बेटी कशमाला बहुत पसंद आई। उसका रुआ रुआ कान बन गया, सांस वहीं ठहर गया। मेरे बेटे ने तो बस अपनी मंगेतर की मौत का गम सीने से लगा लिया था। शादी की बात पे
गुमसुम हो जाता था। मगर कल जब मैंने उससे कशमाला का जिक्र किया तो पहली दफा उसने मुझसे सोचने के लिए वक्त मांगा। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा के छत को देखने लगी। तो ज़ियाद साहिब को ये काम था मुझसे, मेरे बस में हो तो मैं अभी कशमाला का रिश्ता लेने आपके पास आ जाऊं। लेकिन ज़ियाद बार बार कहता है कि मेरी और कशमाला की जिंदगी बहुत मुख्तलिफ है, कशमाला राजी ही नहीं होगी। खैर होगा तो वही जो नसीब में लिखा है, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। पहली दफा उसने इतने अरसे बाद इस पहलू में सोचना शुरू किया है। नगीना आंटी हर माँ की तरह इतने ही खुश थी। कशमाला की मुस्कुराहट मध्यम हुई। वह बकौर माँ के तासुरात देख रही थी। वो हूं करके सुन रही थी। उसे एहसास हुआ माँ के जहन में बात रजिस्टर नहीं हो रही। दरमियान में मोहित की कॉल आने लगी तो माँ ने कॉल काट के उसकी कॉल उठा ली। ये भी एक निशानी है। एकदम से गुफ्तगू खत्म कर देना ये नॉर्मल नहीं था। उनको किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत थी। उनका जहन क्यों ठीक से काम नहीं कर रहा था। उस शाम कैफ बेसमेंट में अपने कमरे के मैट्रेस पे बैठा था। दीवार से टेक लगाए स्केच बुक पे पेंसिल रगड़ता वो कुछ बना रहा था। बार बार चंद लकीरें खींचता, फिर सफा फाड़ के मरोड़ देता और उसे दूर उछाल देता। उसका मूड खराब लगता था। अजीब बेचैनी थी। तभी सलीम दरवाजा खटखटाए बगैर अंदर दाखिल हुआ। कैफ ने फौरन से स्केच बुक बंद कर दी। दस्तक तो दे दिया करो यार। मगर सलीम का चेहरा एक्साइटमेंट से सरशार था। आंखों में चमक थी। खाने की ट्रे उसके सामने रखी और वो वहीं मैट्रेस पे बैठ गया। पता है वो जो माला बाजी की दुबई से आंटी आई है ना, नगीना आंटी, उनके बेटे को माला जी पसंद आई हैं। अम्मी कह रही थी लगता है रिश्ता हो जाएगा दोनों का जल्द। मुलाजमिन को ऐसी बातें कोई नहीं बताता। वो घर के हर कोने में मौजूद होते हैं सिवाय काम का हुक्म सुनने के। वो हर शय सुनते और जज़ब करते जाते हैं और फिर आपस में डिस्कस करते हैं। उनके मालिक उनकी बेहतरीन गॉसिप होते हैं। वो चौंक गया। कमर सीधी की। नाम क्या है उनके बेटे का? जैद। सलीम ने दांत निकाले। उस तक खबर पहुंचते पहुंचते जियाद का नाम जैद बन गया था। अच्छा वो जियाद, टाल और डार्क। वो खामोश हो गया। चेहरे के जाविये अजीब से हो गए। स्केच बुक बैग में रख दी और लैपटॉप उठा लिया। सलीम ने ललचाती नजरों से उसके लैपटॉप को देखा और करीब होके सरगोशी की। कोई फिल्म देखें? सिनेमा खोल रखा है यहाँ मैंने, जाओ अपना काम करो। और डपट के बोला। सलीम घर भरा के पीछे हुआ, फिर आंखों में बरहमी दौड़ गई। करके उठा और वहां से निकल गया। कैफ कुछ देर लैपटॉप पे यूं ही चंद टैब खोले बैठा रहा, फिर उसे बंद किया और स्केच बुक उठाए बाहर आ गया। अभी असर कज़ा नहीं हुई थी। खूबसूरत सी शाम हर सू फैली थी। वो गार्ड चेयर पे बैठा गर्दन ऊपर उठाई तो देखा कशमाला ऊपर टेरेस पे बैठी दिखाई दे रही थी। उसने बोगनवेलिया के जामनी फूलों के रंग जैसा लिबास पहन रखा था और बाल आधे कैचर में बंधे थे। हवा से एक लिट बार बार गाल तक आती जिसे वो मुस्कुरा के पीछे करती। हैंड्स फ्री कानों में लगाए वो किसी से बात कर रही थी। उसकी आवाज यहाँ तक नहीं आती थी। कैफ ने मोबाइल निकाला और चेहरा झुका के व्हाइट हेयर की चैट में टाइप करने लगा। एक आदमी है जियाद सुल्तान, दुबई से आया है। वो कशमाला मोबीन में इंटरेस्टेड है, शायद शादी करना चाहता है। उसके बारे में पता करवाओ कि ये कौन है, कहीं ये हमारे लिए कोई मसला तो नहीं बनेगा। मैसेज भेज के उसने स्पॉट चेहरे के साथ स्केच बुक खोल ली। जब तय था कि वो उसकी जिंदगी से नफरत के साथ दूर चला जाएगा तो क्या जरूरत थी अपना मूड खराब करने की। जियाद सुल्तान हो या कोई और, वो जल्द या बदेर किसी अच्छे इंसान से शादी कर लेगी जो उसकी जिंदगी में दयानतदारी के साथ दाखिल होगा। उसे उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये सोचना आसान था, करना मुश्किल। माला की माँ ने दुरुस्त कहा था, हर इंसान इस दुनिया का सफर करते हुए अपने जोज को तलाश कर रहा है, लेकिन सबकी तलाश कामयाब नहीं होती। उसने एक और सफा फाड़ के झंझलाहट के साथ मरोड़ दिया। जियाद का नाम जब से सुना था सारा मूड बर्बाद हो गया था। जियाद की कॉल आई। ऊपर टेरेस पे बैठी माला के कानों में लगे हैंड्स फ्री में माही पूछ रही थी। उसने नफी में दाएं बाएं गर्दन हिलाई। अभी तक तो नहीं आई? तुम इंतजार कर रही हो? जाहिर है मुझे सस्पेंस है। अब वो दूसरा जूता फेंक भी दे। पता है क्या माला, माही सोच में डूबी कह रही थी, मुझे जियाद जैसा आदमी तुम्हारी टाइप का नहीं लगा कभी।
तुम्हें ना हमेशा से किसी और तरह का बंदा चाहिए था। अच्छा, वो हंस दी। मसलन कैसा? मैं जियाद को ज्यादा नहीं जानती, बस जितना उसे सोशल मीडिया पे फॉलो किया है उससे मुझे वो काफी संजीदा सा लगता है। जियाद सुल्तान इस वक्त अपने लाहौर वाले घर के एक कमरे में बैठा था। मेज पे किताबें फैलाए वो लैपटॉप के बोर्ड में उंगलियां चला रहा था। कॉफी का भाप उड़ाता मग आंखों में रीडिंग ग्लासेस लगाए हुए था। बाल जेल लगा के सेट कर रखे थे। स्याह पैंट पे नीली पोलो शर्ट पहने वो काम में मसरूफ दिखाई देता था, हर वक्त काम में गुम रहने वाला। दफ्तर जियाद की उंगलियां थमी। उसने गर्दन घुमा के अपने मोबाइल की बुझी हुई स्याह स्क्रीन को देखा। उसके लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। चंद लम्हे वो सोचता रहा। वो राइटर है और गहरी फलसफियाना किताबें पढ़ता रहता है। जियाद ने कुछ देर सोचने के बाद मोबाइल उठा लिया और ग्लासेस उतार के साइड पे रख दिए। फिर पीछे को टेक लगा ली। उसके आसपास कमरे की दीवारों पे ऊंचे बुक शेल्फ दिखाई दे रहे थे जो बेतहाशा किताबों से भरे थे। वो बेबाक और केयर फ्री सा नहीं है, बल्कि धीमे मिजाज का, सोच समझ के बोलने वाला लगता है। कशमाला के नाम की चैट खोल के वो चंद लम्हे सोचता रहा। बार बार कॉल बटन की तरफ उंगली बढ़ाता, फिर रुक जाता और खिड़की से बाहर देखने लगता, जहां शाम की मध्यम रोशनी में नीम मुनव्वर सा लॉन दिखाई दे रहा था। गहरी बातें करने वाला सादा सा इंसान। उसने एक मैसेज लिखा और सेंड का बटन दबा दिया। बस एक फिक्रा, लंबी चौड़ी बनावटी तमहीद के बगैर। वो उम्र में तुमसे 1-2 साल ही बड़ा होगा, मगर वो तुम्हारे मुकाबले में ज्यादा ही संजीदा लगता है मुझे। फोन रख के जियाद ने रीडिंग ग्लासेस दोबारा से पहन लिए और जेरे लब मुस्कुराते हुए लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो एक अच्छी जॉब करता है, साथ लिखता भी है, यानी जॉब और शौक को साथ साथ लेकर चलने वाला बैलेंस किस्म का आदमी है। जियाद टाइप करते हुए गाहे बगाहे एक नजर बुझे हुए मोबाइल पे डाल लेता, जैसे उसे कशमाला के जवाब का इंतजार था। अपनी पोस्ट्स और स्टेटस अपडेट्स से और मुझे कोई रोमांटिक इंसान नहीं लगता, प्रैक्टिकल सा लगता है, हकीकत पसंदी से हर चीज का जायजा लेने वाला, जैसे तुम लेती हो। मेरा रिश्ता नहीं हो रहा वहाँ, हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। और बुरा मान गई। माला हंस दी। हाँ, मुझे भी ज्यादा संजीदा और प्रैक्टिकल सा लगा, लेकिन तुमने ये क्यों कहा कि वो मेरी टाइप का नहीं है? मैं भी संजीदा और प्रैक्टिकल हूँ। वो उंगली पे लिट मरोड़ते हुए नीचे नजर आते लॉन को देखते हुए उलझी हुई सी कह रही थी। क्या माही माला को माला से ज्यादा जानती थी? नहीं माला, तुम एम्बिशियस हो। तुम एक जगह रुक के नहीं रह सकती। तुम्हें आगे बढ़ने और ऊंचे ख्वाब देखने का शौक है। कशमाला की नजर नीचे गेट के साथ कुर्सी पे बैठे कैफ पे पड़ी। उसके आबरू नागवारी से तने थे। वो टांग पे टांग रखे स्केच बुक घुटने पे रखे उस पे तेज तेज पेंसिल चला रहा था। तुम्हें ऐसे मर्द पसंद है जिनके अंदर ग्रो करने का जज्बा हो, ऐसे मर्द जो ठहरे पानी की तरह एक लगा बंदा सा काम ना करते रहे। कैफ गर्दन तिरछी किए पेंसिल को 2 उंगलियों में पकड़े एक खास जाविये में रख के चला रहा था, फिर रुक गया। मायूसी से नफी में सर हिलाया और जिच अंदाज में सफा फाड़ दिया। तुम्हें ऐसा इंसान चाहिए जो नाकाम या सुस्त ना हो, बल्कि वो अपने कैरियर में तरक्की कर रहा हो। कैफ ने थक के इस फटे हुए सफे को देखा, फिर उसे मरोड़ के मेज पे उछाल दिया। वो शदीद मुस्तरिब नजर आता था। ये नहीं है कि तुम्हें कोई अमीर कबीर बंदा चाहिए, और नो, चाहे वो चंद हजार भी कमाता हो, लेकिन वो काम करता हो, उसका कुछ अपना हो, कोई काम कोई शौक। कैफ अब गर्दन दूसरी तरफ तिरछी किए नए सफे पे ऊपर नीचे लकीरें खींच रहा था। ऐसा आदमी जो फोक्स्ड हो, वो फजूल मुश्किलों में अपना वक्त जाया ना करे, वो देखने में भी अच्छा हो, लेकिन इससे ज्यादा उसके मैनर्स अच्छे हों, लापरवाह और बेतरतीब सा ना हो, उठने बैठने का ढंग आता हो। कैफ का फोन बजने लगा तो उसने स्केच बुक पर ऐसा आदमी जो फोकस्ड हो, वो फजूल मशगलों में अपना वक्त ना जाया करे, वो देखने में भी अच्छा हो, लेकिन इससे ज्यादा उसके मैनर्स अच्छे हों, लापरवाह और बेतरतीब सा ना हो, उठने बैठने का ढंग आता हो। कैफ का फोन बजने लगा तो उसने स्केच बुक परे डाल दी, पीछे टेक लगा ली और टांगे लंबी करके मेज पे एक दूसरे के ऊपर रख दी, फिर फोन कान से लगा लिया और बात करने लगा। और वो सिर्फ बुक स्मार्ट ना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो, और इस स्मार्टनेस को अपने काम के लिए इस्तेमाल करे, खुद को जाया ना करे। तुम्हें माला खरे पानी जैसे मर्द नहीं पसंद,
तुम्हें हर पल आगे बढ़ने वाले मर्द पसंद हैं। और ज़ियाद में ये सब कुछ है। वो मुस्कुरा के गर्दन उठाए ऊपर से आसमान को देखने लगी। हाँ, इसमें ये सब है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही हकीकत पसंद लगता है। मुझे अपनी बातों से ऐसे लोग थोड़े से तलख होते हैं, मगर सच्चे तो होते हैं ना, झूठे ख्वाबों में तो नहीं रहते। मेरे पास जितने ऑप्शंस हैं, ज़ियाद उनमें से बेस्ट है। उसके अलावा मेरे इर्द गिर्द कोई ऐसा स्मार्ट, काबिल और गुड लुकिंग मर्द है ही नहीं। गुड लुकिंग से याद आया, ये तुम्हारा ड्राइवर कैसा है? माही की आवाज में तजस्सुस सा उभरा। बख्त भी कह रही थी, शक्ल का बहुत अच्छा है, बस जुबान काफी लंबी है। शर्म करो, वो मेरा ड्राइवर है और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि आवाज आहिस्ता की। वो मेरा गार्ड भी है। माही ने अफसोस से गहरी सांस ली। तुम गार्ड क्यों हायर करती हो माला, जब तुम्हें और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है? अच्छा छोड़ो, माही ने बात पलटी। जानती थी यहाँ इन दोनों की लड़ाई हो जानी थी। ये बताओ, तुम्हें वो कैसा लगता है? ड्राइवर ही लगता है बस। उसने नीचे बैठे कैफ को देखा। वो मध्यम आवाज में किसी से फोन पे बात कर रहा था। लबों पे मुस्कुराहट थी। अब वो कदरे रिलैक्स नजर आ रहा था। हाँ, लेकिन वो कोई गरीब लाचार सा मुलाजिम नहीं है, अच्छे खानदान का है। सफूरा का कजन है। फिर वो तुम्हें छोड़ के नहीं गया, तुम्हारे लिए दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया है। क्या कहना चाह रही हो? यही कि मर्द बहुत सादा होते हैं। इतना तरद्दुद किसी औरत के लिए वो तब ही करते हैं जब या तो उन्हें माली मुनाफा नजर आए या उनका किसी पे दिल आ जाए। कैफ बेचारे को लंबी चौड़ी तनख्वाह तो मिल नहीं रही तुमसे, फिर वो क्यों तुम्हारा गार्ड बना हुआ है? माही और माही की सारी दुनिया पे शक करने की आदत। उफ, वो सिर्फ अपनी जॉब कर रहा है। वैसे भी मेरा ख्याल है उसने लहजे को सरसरी सा बनाया। उसकी जिंदगी में कोई लड़की पहले से है, उसी फोन पे लगा रहता है। ओ, यानी तुम उसकी कॉल्स पे नजर रखती हो? सलीम की कॉल्स पे तुमने कभी नजर नहीं रखी? वो भी तो मुलाजिम है। माही यार, क्या मसला है? मैं ज़ियाद की बात कर रही हूँ और तुम कैफ को दरमियान में ले आई हो, क्योंकि तुम ज़ियाद की बात अब कर रही हो। हमारे हर वीडियो कॉल में तुम आधा वक्त मुझे ये बताती हो कि कैफ इतना स्मार्ट है और तुम्हें उसके नए बिजनेस के फेल हो जाने की कितनी फिक्र है। मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही। उसने खुफकी से फोन बंद कर दिया। फिर देखा, ज़ियाद का मैसेज आया हुआ था। वो उससे कॉल करने का पूछ रहा था। हाउ डिसेंट। उसने श्योर लिख के मैसेज भेजा तो फौरन से ज़ियाद की कॉल आ गई। कैसी हैं आप कशमाला? अपना नाम उसकी जुबान से बहुत मुनफरिद लगा और अच्छा भी। उम्मीद है मैंने आपको डिस्टर्ब किया होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हल्के से हंस दी। आप बताएं, कोई काम था आपको? जी, एक काम था, सोचा आपसे मशवरा ले लूं। जरा ठहर के बोला, पहले भी आपके मशवरे की वजह से मैं दोबारा से लिखने लगा हूँ। चलें, मुझे खुशी है कि मेरा मशवरा आपके काम आया। वो वाकई उसके लिए खुश हुई थी। दरअसल हम आजकल यहाँ मेरे दादा के घर रह रहे हैं। वो बहुत धीमा बोलता था, ठहर ठहर के। मेरे अब्बू भी आए हुए हैं और सब रिश्तेदार अम्मी अब्बू से मिलने आते रहते हैं। घर में काफी रश होता है। यहाँ मैं सुकून से काम नहीं कर सकता। अब जितने दिन छुट्टी पे आया हूँ, इतने दिन काम भी तो करना है। आप किसी कॉफी शॉप से भी काम कर सकते हैं। जी, लेकिन कॉफी शॉप्स में आप एक हद तक बैठ सकते हैं, वहाँ शोर भी होता है। मैं सोच रहा था लाहौर में कोई अच्छी को वर्किंग स्पेस तो होगी। जी, लाहौर में ऐसी बहुत सी जगह खुल गई हैं। बल्कि मेरे एक क्लास फेलो ने गुलबर्ग में अपनी पूरी बिल्डिंग बनाई है। इसमें जिम भी है और रेस्टोरेंट भी। ग्रेट, आप मुझे वो जगह दिखा सकती हैं? श्योर, मैं अभी आसिम से बात करती हूँ। आसिम? वही मेरा क्लास फेलो जिसने अपनी को वर्किंग स्पेस बना रखी है। ओह, ओके, मगर ऐसे मामलात में किसी का रेफरेंस होना बेहतर होता है। अगर आपके पास वक्त हो तो आप साथ आ सकती हैं, उसने आम से लहजे में कहा। लेकिन कशमाला ने फोन कान से हटा के देखा। क्या ये मुझसे मिलने का बहाना है? मैं चेक करके बताती हूँ। जाहिर है इससे मिलने का बहाना था। वो मुस्कुरा के आसिम को कॉल मिलाने लगी। आसिम जहीर और उसका क्लास फेलो था। एक जमाने में वो शदीद कमजोर और पढ़ाकू टाइप लड़का होता था जो बहुत शाय था, और आज वो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर था। उसने 3 साढ़े 3 साल पहले एक को वर्किंग स्पेस की बुनियाद रखी थी जो आज कामयाबी से चल रही थी। उसके बिजनेस ग्रेजुएट क्लास फेलोज कामयाब थे या नाकाम। एक वही थी जो कामयाब होके नाकाम हुई थी।
یہ ایسے دنوں میں سے ایک دن تھا جب ایک لمحے کے لیے دل کا موسم خوشگوار ہو جاتا اور دوسرے ہی لمحے سارے مسائل یاد آنے پہ طبیعت مقدر ہو جاتی۔ باہر کا موسم بھی کچھ اسی طرح کا تھا، ایک دم گرمی ہو جاتی اور ایک دم سیاہ بادل چھا کے سارے میں چھایا کر دیتے۔ کیف ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے بعد تھوڑی دیر سونے اپنے کمرے میں گیا تھا۔ گھنٹہ بھر سویا اور پھر واپس باہر آ گیا۔ اپنی کافی بنائی کہ کڑک چائے اس سے کوشش کے باوجود نہیں بنتی تھی۔ کیف ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے بعد تھوڑی دیر سونے اپنے کمرے میں گیا تھا۔ گھنٹہ بھر سویا اور پھر واپس باہر آ گیا۔ اپنی کافی بنائی کہ کڑک چائے اس سے کوشش کے باوجود نہیں بنتی تھی اور لیپ ٹاپ لیے گارڈ چیئر کی طرف آ گیا۔ آسمان گہرا نیلا تھا جب کیف نے لیپ ٹاپ کھولا، پھر وہ کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے کام کیے گیا اور ساتھ ساتھ آسمان کی نیلاہٹ کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ سنہری افشاں نے سارے میں اجالا بکھیر دیا۔ یوں ہی گھنٹے بھر اس نے ذرا سا سستانے کے لیے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تسبیح ہاتھ میں پکڑے وہ یوں ہی گھر کی چار دیواری کا چکر لگانے لگا۔ عقاب جیسی آنکھیں اطراف کے گھروں کا جائزہ لے رہی تھی۔ گیٹ کے قریب اس نے گردن اونچی کر کے باہر جھانکا، سب خاموش اور نارمل تھا اور تبھی اس کی نگاہ گیٹ سے باہر گئی۔ ڈرائیو وے پہ خون گرا تھا۔ کیف اپنی جگہ ساکت ہو گیا، پھر تیزی سے گیٹ کھولا مگر باہر نہیں نکلا۔ قدم وہیں زنجیر ہو گئے، گیٹ کے ساتھ بھی خون پھیلا تھا۔ بڑے بڑے سرخ قطرے سڑک تک جاتے تھے، وہاں جا کے خون ختم ہو جاتا تھا۔ جو بھی تھا اس نے بڑی مہارت سے سڑک سے گیٹ تک خون پھینکا تھا۔ وہ خون پھلانگتا ہوا باہر نکلا اور بھاگتا ہوا سڑک تک آیا، پھر ایڑیوں پہ چاروں طرف گھوما۔ سڑک سنسان پڑی تھی، آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے جھنجھلا کے سڑک کی تارکول کو پیر سے ٹھڈا مارا۔ یہ کس نے کیا اور کب؟ وہ یہی تھا ساری رات۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وہ سویا تھا۔ کیا یہ تب ہوا تھا؟ اس نے مڑ کے دیکھا، سارا گھر خاموش پڑا تھا۔ سلیم بھی سو رہا تھا، کسی کو علم نہیں تھا اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اسے خاموشی سے یہ جگہ صاف کرنی تھی۔ ہاں، وہ کشمالہ مبین کے لیے کام نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صبح 10 بجے کے قریب جب کشمالہ تیار ہو کے باہر نکلی تو وہ کار کے ساتھ ٹیک لگائے حشاش بشاش سا کھڑا تھا۔ ایک نظر کشمالہ کو دیکھا اور نگاہ وہی سی ٹھہر گئی۔ وہ سر جھکائے پرس میں کچھ تلاش کرتی باہر نکل رہی تھی۔ اس کے بال آدھے کیچر میں بندھے تھے اور چند لٹیں چہرے کے دائیں بائیں گر رہی تھی۔ اس نے آج ہلکا فیروزی لباس پہن رکھا تھا اور پیروں میں سفید بلاک ہیلز تھی۔ پرس کی زپ بند کرتے ہوئے اس نے چہرہ اوپر کیا تو سبز آنکھیں کیف کی طرف اٹھی۔ اس نے کشمالہ کو کافی دیر بعد ہلکے پھلکے میک اپ میں دیکھا تھا۔ کہاں جانا ہے بی بی؟ نہیں، آج میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ ڈرائیونگ ڈور کے قریب آئی لیکن کیف نے ہاتھ ہینڈل پہ رکھ دیا۔ کشمالہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ آپ اکیلی نہیں جائیں گی، میں ساتھ جاؤں گا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ میں نے کہا نا آج ضرورت نہیں ہے، اس نے نرمی سے کہا لیکن ہاتھ نہیں بڑھایا۔ آپ کو مجھ پہ اعتبار ہے یا نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کے عقب میں سورج تھا۔ کشمالہ کی آنکھیں دھوپ سے چھوٹی ہو گئی۔ ہے؟ اس نے سر ہلایا۔ کیف 2 قدم آگے آیا۔ دھوپ کا راستہ رک گیا، سورج اس سے پیچھے چھپ گیا۔ اب وہ سامنے تھا اور ارد گرد کوئی تپش نہ تھی، وہ چھاؤں میں تھی۔ میں ساتھ جاؤں گا بی بی، آپ پیچھے بیٹھیے۔ اس نے چابی کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ کشمالہ نے چابی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ واقعی اس کی زندگی آسان بنا دیتا تھا۔ گلبرگ جانا ہے، ایک کو ورکنگ سپیس ہے وہاں، کام کاج کے نام سے۔ کیف ڈرائیو کرتا رہا اور وہ باہر دیکھتی رہی۔ لاہور عجیب شہر تھا، یہاں پنجاب کے بہت سے رنگ بکھرے تھے۔ اسلام آباد مختلف تھا، وہاں 3 کلاسز تھی۔ 2 کلاسز عمرہ کی تھی اور تیسری لوئر مڈل کلاس یعنی عام لوگوں کی۔ عام لوگوں کی کلاس ہر جگہ نظر نہیں آتی تھی، البتہ عمرہ کی دونوں کلاسز ہر طرف چھائی تھی۔ ایک ایلیٹ کلاس شدید لبرل تھی اور دوسری ایلیٹ کلاس ذہنی شدید مذہبی طبقے میں مشتمل تھی، جن میں اسکالرز اور پڑھے لکھے تبلیغی شامل تھے۔ یہ دونوں امیر کلاسز ایک ساتھ بڑھی ہوئی تھی۔ اسلام آباد ایک بہت چھوٹا شہر ہے
वहाँ की इलीट में कोई ना कोई किसी ना किसी का स्कूल फेलो निकल आता है। इस्लामाबाद के इलीट स्टूडेंट्स अमूमन हाई स्कूल से इम्पोर्टेड ड्रग्स, मैथ, आइस, एक्सटॉसी और कैनाबीस पे लग जाते हैं। उनके वालिदैन उनकी इन आदत से अमूमन सरफे नज़र करते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स में इसलिए पढ़ाते हैं ताकि उनके स्कूल फेलोज के वालिदैन से ताल्लुकात बना के वो फ़ायदा उठा सकें। लाहौर ऐसा नहीं था, यहाँ बहुत सी क्लासेस थी। गो के इस्लामाबाद की तरह लाहौर में भी इलीट दो हिस्सों में तकसीम थी, एक शदीद मजहबी और दूसरे शदीद लिबरल। लेकिन यहाँ की इलीट में लिबरल ज्यादा थे और उनके स्कूल्स भी वैसे ही थे जैसे इस्लामाबाद के। अलबत्ता लाहौर में एक बहुत बड़ा तबका दूसरे शहरों से आने वाली फैमिलीज का था, जो अपना मियार जिंदगी बेहतर बनाने बड़े शहर आए थे। उनकी अक्सरियत की गुज़श्ता नस्ल ने लाहौर आते ही केबल कल्चर को अपना लिया था, क्योंकि वो अपने एहसास कमतरी दूर करके लाहौरियों के रंग में रंगना चाहते थे। सो उन्होंने अपने इक़दार से पीछा छुड़ाना शुरू कर दिया। उनकी वो गुज़श्ता नस्ल अब बूढ़ी हो रही थी और नई आने वाली नस्ल उनसे कहीं ज्यादा दीन से दूर थी। इस नई नस्ल की अक्सरियत अपने वालिदैन के गांव, कस्बे या छोटे शहर का नाम लेने में शर्मिंदगी महसूस करती थी। लाहौर में दो ही तफरीहें थी, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल, और नई नस्ल बस इन्हीं में पड़ी थी। एक और तबका स्टूडेंट्स का था, हॉस्टल्स में मुकीम स्टूडेंट्स का। इनमें से भी अक्सरियत लाहौर से बाहर छोटे शहरों की थी। जब ये शुरू में लाहौर आए थे तो लड़के बाजमात नमाजें पढ़ते थे, उनकी छोटी छोटी दाढ़ियां होती थी और लड़कियों के सर पे हिजाब होते थे। फिर इनमें से कुछ ही थे जो अपनी वैल्यूज पे कायम रहे। आहिस्ता आहिस्ता नमाजें मसरूफियत में खो गई, दाढ़ियां शेव हो गई और हिजाब उतर गए। लाहौर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में से करीबन 60% लड़के लड़कियां फाइनल ईयर तक पहुंचने से पहले ही सिगरेट और ड्रग्स में लग जाते हैं, और उनके छोटे शहरों में मुकीम माँ बाप इस उम्र से नावाकिफ होते हैं। वो हर माँ अपने बच्चे को हॉस्टल के अखराजात के लिए पैसे भेजते हैं, जिनमें एक बड़ा हिस्सा ड्रग्स पे खर्च हो जाता है। लाहौर आने वाले तमाम स्टूडेंट्स अपनी तालीम मुकम्मल नहीं करते। ड्रग्स पे लगने वाले अक्सर स्टूडेंट्स दरमियान में ही अपनी तालीमी सिलसिला तोड़ देते हैं, मगर बहुत से स्टूडेंट्स नशे की लत के बावजूद तालीम मुकम्मल कर लेते हैं। ऐसे में वो तमाम ग्रेजुएट, चाहे वो ड्रग्स करते हों चाहे ना करते हों, चाहे वो मजहबी हों चाहे लिबरल हों, पैसा कमाने के वक्त सबका एक सा ही हाल होता है। किस्मत और वक्त सबसे ज्यादा चलता है और फिर बात मेहनत और काबिलियत की आती है। कुछ ग्रेजुएट्स को नौकरी मिल जाती है और कुछ कहीं से पैसे जोड़ के कारोबार शुरू कर लेते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका बेरोजगार नौजवानों का है, जिनको काम नहीं मिलता। कुछ ने पढ़ाई मुकम्मल की थी और कुछ ने दरमियान में छोड़ दी। वो नौकरी करने की अहलियत नहीं रखते और कारोबार करने के लिए उनके पास अगर सरमाया है तो जगह नहीं। ये नौजवान निकम्मे या सुस्त नहीं होते, उनके पास बस इतने वसाइल नहीं होते कि ये अपने काम को तरक्की दें। उनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जिनके पास आइडियाज होते हैं और उन्होंने अपना छोटा मोटा काम शुरू भी कर रखा होता है। कोई ऑनलाइन जॉब करता है तो कोई ऑनलाइन बिजनेस। इन सब का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनके पास काम करने के लिए जगह नहीं होती। घर में काम करने से सुस्ती का शिकार रहते हैं, मगर ऑफिस बनाने का सरमाया नहीं होता। ऐसे में वो अपने काम को तरक्की कैसे दें? ऐसे लोगों के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक में को वर्किंग स्पेस बनाई जाती हैं, जहां वो किराए पे ऑफिस फ्लोर, सिंगल ऑफिस या एक सिंगल डेस्क भी ले सकते हैं और वहां सुकून से बैठ के अपना काम कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में चंद वर्ष पहले मुतारिफ हुआ था और जैसे जैसे ऑनलाइन काम बढ़ता जा रहा था, ये कॉन्सेप्ट तरक्की करता जा रहा था। वो भी इस वक्त ऐसे ही एक को वर्किंग स्पेस की तरफ जा रही थी, जो उसके क्लास फेलो आसिम ने बनाई थी। अलबत्ता रास्ता आसान ना था। दरमियान में किसी मजहबी जमात का जुलूस था और रोड ब्लॉक था। थोड़ी देर बाद कार रुक गई और जब चंद लम्हे के लिए आगे नहीं बढ़ी तो कशमाला ने झंझला के कैफ को देखा। किसी दूसरे रास्ते से ले जाओ, मुझे वक्त पे वहां पहुंचना है।
थोड़ी सी ताखीर इस काबिल नहीं होती कि इंसान अपना मूड खराब करे। कशमाला बीबी 10 मिनट ऊपर लग जाएंगे लेकिन रास्ता खुल जाएगा, वो बेनियाजी से बोला। उसके अंदाज में हमेशा कुछ होता था, जैसे वो किसी से नहीं डरता, इस बात से भी नहीं कि उसकी बेतकल्लुफी का बुरा मान जाएगी, और न जाने क्यों वो बुरा नहीं मानती थी। कैफ का अंदाज कभी भी गुस्सा दिलाने वाला नहीं होता था। और हाँ, मैंने सीसीटीवी के लिए कहलवा दिया है, हम आज मुबीन मंजिल के तमाम दाखिली दरवाजों पे कैमरे लगवा रहे हैं। हाँ, वो तो लगवाने थे, लेकिन खैरियत कुछ हुआ है क्या? वो चौंकी। क्या हम कुछ होने का इंतजार करेंगे? मैं आपका गार्ड हूँ कशमाला बीबी, ये मेरी जॉब है, वो सामने देखते हुए कह रहा था। आज उसका अंदाज कदरे मुख्तलिफ था, जैसे वो खुद से बहुत कुछ तय किए बैठा था। वो खामोशी से बाहर देखने लगी। कार अभी तक रश में फंसी हुई थी, धूप भी तेज होने लगी थी। एसी के बावजूद उसे घुटन होने लगी। तुम्हारा बिजनेस प्लान कैसा जा रहा है? बाहर देखते हुए उसने सरसरी सा पूछा। वो चौंका, चेहरे की संजीदा लकीरें कदरे नरम पड़ी, गहरी सांस अंदर खींच के खारिज की। शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, एक नुक्ते पे जहन स्टक हो गया है। जो मैं करना चाहता हूँ वो दुनिया के लिए काबिल कबूल नहीं होगा, और जो दुनिया के लिए काबिल कबूल है उसको करने के लिए दिल नहीं मानता। कशमाला ने सोचती नजरों से उसके कंधे की पुश्त को देखा, फिर स्टीयरिंग पे जमे उसके हाथों को। ये नौजवान इतना टैलेंटेड है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि इसके पास वसाइल नहीं थे। ये आज तक नाकाम था, उसे अफसोस हुआ। बताओ कहाँ फंसे हुए हो? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, वो दोस्ताना अंदाज में बोली। कैफ चंद लम्हे खामोश रहा। बतौर आर्टिस्ट आपको रंग क्यों अच्छे लगते हैं? वो विंड स्क्रीन के पार सड़क को देखते हुए पूछ रहा था। इस सवाल का पस मंजर नहीं समझ पाई, लेकिन उसे जवाब देना था, क्योंकि रंगों की अपनी एक जुबान होती है, हर रंग बात करता है। एक बच्चा वाइपर लिए आया और जल्दी जल्दी कार की विंड स्क्रीन पे सर्फ वाला पानी स्प्रे करने लगा, इससे पहले कि वो लोग मना करते। आपका फेवरेट रंग कौन सा है? सुर्ख। जवाब जितनी जल्दी आया वो चौंका। सीट बेल्ट की वजह से उसने बदवक्त गर्दन पूरी मोड़ के कशमाला को देखा। उसकी आंखों में हैरत थी, ताज्जुब था, जैसे इससे इस जवाब की तवक्का नहीं थी। सुर्ख क्यों? कैफ ने लहजे को आम सा बनाया, अलबत्ता उसका दिल जोर से धड़का था, गर्दन के बाल खड़े हो गए थे। क्योंकि सुर्ख रंग गुफ्तगू करता है, वो बाहर देखते हुए कहने लगी। बच्चा अब दूसरी जानिब से आगे विंड स्क्रीन का बकाया हिस्सा साफ कर रहा था। और क्या कहता है सुर्ख रंग? वो सांस रोके सुन रहा था। सुर्ख कहता है कि मुझे याद रखो, ये रंग तवज्जो खींचता है, ये तारीख में लिखा जाता है। रेड राइडिंग हुड का चिग्गा किसी और रंग का होता तो याद न रहता। रेड शूज वाली लड़की के जूते स्याह होते तो भूल जाते, लेकिन उनकी रंगत की सुर्खी ने उन्हें याद रखवाया। सुर्ख खून का रंग है, और आग का भी। ये लिबास या मेकअप में हो तो बताता है कि इसको किसी खास मौके की वजह से पहना गया है। जब आप सुर्ख पहनते हैं तो आपके जाने के बाद भी आपका जिक्र किया जाता है। ट्रैफिक का रास्ता खुल गया। कैफ ने शीशा नीचे करके बच्चे को 100 रुपए का नोट पकड़ाया और कार सुस्त रुई से आगे बढ़ा दी। मगर बहुत से लोग सुर्ख से गैर आरामदेह भी होते हैं। वो कहते हैं कि सुर्ख टू मच है, जस्ट टू मच। उसकी आवाज में तलखी थी, चुभन थी। लोगों के लिए तो हर चीज टू मच होती है, लोगों की सुनने वाले पीछे रह जाते हैं। इंसान को वही रंग पहनना चाहिए जिसके लिए उसका दिल चाहे। लेकिन तुम्हारे बिजनेस प्लान का इससे क्या ताल्लुक? नहीं, बिजनेस के लिए नहीं पूछ रहा था, किसी को कुछ गिफ्ट करना था। रंग डिसाइड नहीं हो रहा था। उसका लहजा बदल गया। अब वो आम लाउबाली से कैफ का लहजा बन गया। वो दोनों जानते थे कि वो सच नहीं कह रहा, लेकिन कशमाला ऐसी बातें नहीं कुरेदती थी। उसे क्या? वो दोनों एक साथ आसिम के ऑफिस में दाखिल हुए। वो दुबला पतला सा पस्त कद नौजवान था, ग्लासेस लगाता था। कशमाला को देख के गर्मजोशी से उठ खड़ा हुआ, फिर कैफ को देख के ठटका। आंखों में न समझी भरा सवाल उतरा। कैफ इतराफ का जायजा लेते हुए खिड़की तक आया, बाहर झांका। सड़क चंद फ्लोर्स नीचे थी, फिर बाथरूम तक गया। दरवाजा खोल के अंदर देखा, फिर दरवाजा बंद किया और कशमाला की तरफ मुड़ा। आप बैठिए, मैं बाहर हूँ, संजीदगी से कह के दरवाजे की तरफ बढ़ा। कशमाला? आसिम हैरत से हंसा। तुमने बॉडीगार्ड रख लिया है?
उफ कैफ। इससे कबल कि कशमाला माजरती अंदाज में कुछ कहती, कैफ दरवाजे से वापस आया और उसके सामने आ खड़ा हुआ। फिर गर्दन नीची करके आसिम को घूरा। जी रख लिया है, कोई मसला है क्या? आसिम की मुस्कुराहट सिमट गई। नफी में सर हिलाया। नहीं, नो प्रॉब्लम। हाउ आर यू कशमाला? कैफ उसे घूरते हुए बाहर निकल गया। मैं ठीक हूँ। अच्छा, मेरा कजन आने वाला होगा, तुमने उसको अपना बेहतरीन कॉर्नर ऑफिस दिखाना है, डिस्काउंट भी और प्रोटोकॉल भी। आंखों से इशारा किया। वो थोड़ी सी नर्वस थी। जियाद से इतने दिन बाद मुलाकात हो रही थी और उसे नगीना आंटी की कही बातें याद आ रही थी। सर जी, आप फिक्र ना करें, मैं समझ गया हूँ। थोड़ी देर बाद वो आसिम के साथ मेन लॉबी में खड़ी थी। दोनों की नजरें लिफ्ट के बंद दरवाजों पे थी। जियाद चंद मिनट लेट था। कोई और होता तो वो बहुत बुरा मानती, क्योंकि वो वक्त पे पहुंची थी। लेकिन ये जियाद था। ये तय था कि कशमाला उसकी बात का बुरा नहीं मान सकती थी। लिफ्ट के दरवाजे हिसिस की आवाज से खुले। चंद अफराद बाहर निकले। उनमें जिया सुल्तान भी था। उसने सुन रखा था कि बास लोग किसी महफिल में आते हैं तो अपनी शख्सियत के सहर से चिरागों में रोशनी नहीं रहने देते। तमाम निगाहें उनकी तरफ उठती हैं और फिर वापस नहीं लौटती। वो भी ऐसा ही था। वो लिफ्ट से निकला और दाएं बाएं चेहरा घुमाया। फिर सामने देखा तो कशमाला से नजर मिली। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट में शनासाई भी थी और ममनूनियत भी। वो मुतवाजन कदम उठाता उसकी तरफ आया। वो आज भी वैसा ही लग रहा था, दराज कद और हैंडसम। उसने खाकी पैंट पे आधे आस्तीन वाली नेवी ब्लू पोलो शर्ट पहन रखी थी। गिले बाल एक तरफ को जमाए, उसके सामने चेहरे पे ताजा शेव की नीलाहट थी। उसकी नजरें कशमाला से मिली तो उसे लगा जैसे इस आदमी की कमी थी उसकी जिंदगी में। वो सब कुछ था जो वो नहीं थी। वो एक ही चीज के दो हिस्से थे जो बरसों से दुनिया का सफर करते एक दूसरे को तलाश कर रहे थे। आपके आने का शुक्रिया कशमाला। उसके करीब आके उसे देखते हुए वो ममनूनियत से बोला था। वो कितना धीमा और शाइस्ता सा था। वो नो प्रॉब्लम कहते तारुफ करवाने लगी। ये आसिम है, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। हाय जियाद। आसिम ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। जियाद ने मुस्कुरा के उससे हाथ मिला लिया। और मैं कैफ जमाल हूँ। कशमाला चौंक के मुड़ी। उसे तो वो भूल ही गई थी। वो उनसे थोड़ा फासला रख के उनके पीछे चल रहा था। खुद ही आगे आया और हाथ बढ़ा दिया। वो मुस्कुरा नहीं रहा था, बल्कि उसकी चुपती हुई नजरें जियाद सुल्तान के ऊपर जमी थी, गोया अंदर तक उतर रही हों। जियाद ने उसी रस्मी मुस्कुराहट के साथ हाथ मिलाया और शाइस्तगी से पूछने लगा, आप भी यहाँ काम करते हैं? वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। कोई अजीब सा तनाव उनके दरमियान में हायल था। नहीं, मैं कशमाला बीबी के साथ हूँ। अपना हाथ अलहदा करके कैफ पीछे मुड़ा। चेहरा हनूज संजीदा था। जियाद, ये कैफ है, मेरा ड्राइवर भी और असिस्टेंट भी। कुछ था जो कशमाला को अच्छा नहीं लगा था। चंद लम्हे पहले तक कशमाला और जियाद दो थे, एक दूसरे का गुमशुदा हिस्सा। उसे दो का तकून बनना अच्छा नहीं लगा था। ड्राइवर के लफ्ज पे जियाद चौंका। फिर उसने सर से पैर तक एक नजर कैफ पे डाली। कशमाला जानती थी उस एक नजर में वो कैफ जमाल को स्कैन कर रहा था। अच्छा लगा आपसे मिलके कैफ। जियाद ने उसी रस्मी मुस्कुराहट के साथ सर को जुम्बश दी। कैफ अब भी नहीं मुस्कुराया। उसे मुस्कुराते हुए 2 कदम पीछे हो गया। हम ऊपर जाके ऑफिस देखते हैं। कैफ, तुम यहीं रुको, कशमाला ने ताहुकुम से कहा, साथ ही आंखों से घूरा भी, तो वो वहीं रुक गया। आसिम उन्हें लिए एग्जेक्टिव लिफ्ट की तरफ आ गया, जहां से उन्होंने टॉप फ्लोर पे जाना था। वो आगे चलने लगा और वो दोनों उसके पीछे। आंटी कैसी हैं? जियाद उसके कंधे के साथ साथ चल रहा था। उसके परफ्यूम की खुशबू सारी राहदारी में फैल गई थी। ठीक है, बस ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब देने से दिल अजीब सा हो जाता था। क्या बताए और कितना बताए? अम्मी बता रही थी, उनकी बात हुई तो आंटी कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। वो नरमी से धीमा धीमा सा बोलता था, इतना कि अगर वो शोर में बोले तो शायद कशमाला को आवाज ही ना आए। वो ठीक हो जाएंगी, उसने जियाद से ज्यादा खुद को तसल्ली दी। वो इमारत के टॉप फ्लोर में दाखिल हुए तो वहां गहमा गहमी थी। एक तरफ मगरबी तर्ज की कॉफी शॉप के नक्शे पे कैफेटेरिया बना था, दूसरी जानिब जिम की तरफ जाता दरवाजा था। हर तरफ रोस्ट हुए कॉफी बीन्स की खुशबू फैली थी। हमारी कोवर्किंग स्पेस में मुख्तलिफ तरह के लोग अपना अपना काम करते हैं। आसिम उनके आगे चलता हुआ अपनी बिल्डिंग की खुसूसियात बता रहा था।
آپ کو سارا دن کافی اور چائے فری ملے گی، جتنی چائے آرڈر کریں۔ ایک ورکنگ شفٹ میں انسان کتنی کافی پی سکتا ہے؟ 2 کپ، شاید 3 کپ۔ زیادہ متاثر ہوئے بغیر بولا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے قدم بڑھا رہا تھا۔ عاصم خاموش ہو گیا، پھر دوبارہ ہمت کی۔ جم کی ایکسیس فری ہے، ہمارے پاس سوئمنگ پول بھی ہے، اس کے علاوہ میٹنگ رومز بھی۔ آپ کو کسی سے ملنا ہو تو آپ اپنی مرضی کا میٹنگ روم بک کر سکتے ہیں۔ کانفرنس کے لیے ہم کانفرنس رومز بھی مہیا کرتے ہیں۔ ہماری ایپ پہ جا کے آپ چند گھنٹے کے نوٹس پہ کوئی بھی روم بک کر سکتے ہیں۔ نہیں، مجھے کسی سے ملنا، تنہائی میں سکون سے بیٹھ کے کام کرنا ہے، وہ طائرانہ نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عاصم اب کے واقعی خاموش ہو گیا۔ پھر وہ انہیں سیڑھیوں کے ذریعے ٹاپ سے نچلے فلور پہ لے آیا۔ کارنر میں ایک گلاس ڈور کھولا تو سامنے چھوٹا سا آفس نظر آیا۔ کشمالہ نے اندر قدم رکھا تو آنکھوں میں ستائش ابھری۔ آفس کی دیواریں گرے تھی، جن پہ چند پینٹنگز آویزاں تھی۔ ایک طرف سفید ورک ٹیبل اور ایگزیکٹو چیئر رکھی تھی، دوسری جانب کسی مہمان کو بٹھانے کے لیے کرسی رکھی تھی۔ دیوار پہ چند کیبنٹس بنی تھی اور دروازے کے مقابل دیوار پہ مستطیل کھڑکی نصب تھی۔ عاصم نے کھڑکی کے بلائنڈرز اوپر کیے تو سورج کی روشنی نے سارے کمرے کو منور کر دیا۔ وہ ایک مغربی ممالک کے جیسا چھوٹا اور کوزی سا آفس تھا۔ زیاد آگے بڑھا اور کھڑکی سے نیچے جھانکنے لگا۔ آپ کو صرف آفس کے ماہانہ چارجز پے کرنے ہوں گے۔ چائے کافی کے علاوہ اے سی اور انٹرنیٹ بھی فری ہے، جتنا چاہیں استعمال کریں۔ عاصم فخر سے بتانے لگا، اوقات کی بھی پابندی نہیں، بلڈنگ 24 گھنٹے کھلی ہوتی ہے، آپ جب چاہیں آئیں۔ بلڈنگ میں داخلے کے لیے آپ کا ایک سمارٹ کارڈ ہوگا، اس کو سوائپ کر کے آپ داخل ہوں گے۔ اور ہاں، آپ کے آفس کی چابی صرف آپ کے پاس ہوگی۔ پرائیویسی اور سیکیورٹی کا یہاں پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ کشمالہ مسکرا دی۔ عاصم نے کتنا اچھا سسٹم بنا رکھا تھا۔ وہ گلبرگ میں ایسی 2 عمارتیں یوں ہی تو نہیں چلا رہا تھا۔ اسے واقعی عاصم پہ فخر ہوا۔ پھر کیسا لگا آپ کو یہ آفس؟ عاصم نے کھنکار کے پوچھا۔ زیاد کھڑکی سے نیچے جھانک رہا تھا۔ اس سائٹ کا ویو کافی ڈسٹیسٹفل ہے۔ دیکھیے، یہاں سے سڑک بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور کچرے کے ڈرم نظر آتے ہیں۔ ہم سڑک کے اس حصے کا کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو انتظامیہ والوں کا مسئلہ ہے، یہ ہماری جگہ نہیں ہے نا۔ سمجھ سکتا ہوں، لیکن اس ویو نے آفس کی خوبصورتی خراب کر دی ہے۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اب گردن اوپر نیچے گھما کے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ کشمالہ کی مسکراہٹ مدھم پڑنے لگی۔ وہ خاموشی سے ایگزیکٹو چیئر پہ آ بیٹھی اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ اب وہ بغور زیاد کو آفس کا معائنہ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دیواروں کے کونوں میں سیم بھی لگی ہوئی ہے، چند ہفتوں میں یہ پینٹ اکھڑنے لگے گا۔ آپ نے لائٹنگ بھی کم کر رکھی ہے۔ زیاد نے سوئچ بورڈ کے بٹن دبا کے شاید مزید بتیاں جلا دی، لیکن چھت کی سپوٹ لائٹس بس اتنی ہی تھی۔ میں لکھاری آدمی ہوں عاصم، مجھے جگہ ایسی چاہیے جو مجھے کریٹیوٹی میں مدد دے، نہ کہ مجھے گھٹا گھٹا سا محسوس کروائے، جیسے یہ دیواریں، یہ بہت ڈارک ہیں۔ وہ مایوسی سے گردن اٹھائے اور ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ ویو بھی ایسا نہیں ہے جو ذہن کو فریش کرے۔ پھر عاصم کو دیکھا اور رسمی مسکرایا۔ میں آپ کو سوچ کے بتاؤں گا، تھینکس۔ عاصم کا جوش جہاں کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ اس نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں شکریہ ادا کیا اور میں کافی بھجواتا ہوں کہہ کے باہر چلا گیا۔ اب کے زیاد نے اسے دیکھا، فیروزی لباس والی لڑکی کرسی پہ بیٹھی بجھی بجھی لگ رہی تھی۔ مجھے لگا آپ کو یہ جگہ پسند آئے گی۔ آپ گلٹی کیوں فیل کر رہی ہیں؟ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، اور پھر میں نے اس جگہ کو ریجیکٹ نہیں کیا، بس اتنا کہا ہے کہ سوچوں گا۔ وہ کھڑکی سے ہٹا اور کشمالہ کے سامنے والی کرسی کھینچ کے بیٹھا۔ میں اصل میں کچھ بہتر کی توقع کر رہا تھا، مگر ابھی عاصم کو اس بلڈنگ کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ خیر، وقت کے ساتھ سیکھ جائے گا۔ مجھے یہ آفس آپ کی رائٹنگ کے لحاظ سے مناسب لگا تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر ماں بیمار نہ ہوتی تو وہ یہی آفس لے لیتی اور اسی سے اپنے نئے کام کا آغاز کرتی۔ اسے تو یہ سارے مسائل نظر نہیں آئے تھے۔ کیوں؟ کیا وہ چیزوں کی گہرائی میں نہیں جاتی تھی؟ آپ یہ جگہ پہلے دیکھ چکی تھی؟ نہیں، میں نے آپ کے ساتھ ابھی دیکھی ہے۔ اور آپ نے 5 منٹ میں اس کو لینے کا فیصلہ بھی کر لیا؟ وہ مسکرایا۔ آپ کے بارے میں نے ایک اندازہ لگایا تھا کہ آپ دوسروں کو بہت جلد چانس دے دیتی ہیں، اعتبار بھی جلد کر لیتی ہیں۔
मैं ऐसे फैसले नहीं करता। मैं वक्त लेता हूँ और सोच समझ के तमाम जावियों से किसी चीज को परखता हूँ। कुछ था जो दरवाजे की दर्द से रेंगता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और इन दोनों के दरमियान हायल हो गया। एक बददिली का एहसास जिसने कुछ देर पहले का जोश ठंडा कर दिया था। मैं वाइब्स पे चलती हूँ ज्यादा। कंट्रोल चेयर पे बैठी लड़की ने कंधे उचकाए। अगर मेरी गट फीलिंग्स ये कहे कि काम दुरुस्त है तो मैं उसे कर लेती हूँ। गट फीलिंग हमेशा दुरुस्त नहीं होती। मसलन मेरे ऑफिस में कुछ दिन पहले एक लड़की आई। वो याद करके बताने लगा, वहाँ दुबई में उसने अपने माली मसाइल का जिक्र करके इतना अंधोनाक अंदाज में किया कि मैं मुतासिर हो गया और शायद मैं उसे जॉब दे देता, लेकिन फिर मैंने सोचने के लिए वक्त लिया। बाद में तहकीक की तो मालूम हुआ कि उसके हालात ऐसे नहीं थे जैसा नक्शा वो खींच रही थी। मैं होती तो उसके लिए ऑफिस में जगह बना देती और उसको नौकरी दे देती, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि जब हम दूसरों के लिए जगह बनाते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए हमारी जिंदगी कुशादा करता है। उसका अंदाज संजीदा था। कुछ था जो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। सामने बैठा ज़ियाद मुस्कुराया। वो मैं देख सकता हूँ कि आप कैसे लोगों को जॉब देती हैं। कशमाला ने गहरी सांस ली। अब ये वो बोली तो अंदाज कदरे सख्त था। आपका इशारा मेरे ड्राइवर की तरफ है गालबन। वो देखने में अच्छा भला लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। उसने 1 साल पहले एक कंपनी बनाई थी जो फ्लॉप हो गई थी। वो तब से बेरोजगार और मकरूज था। मेरी जॉब से उसके कर्जे नहीं उतरेंगे, लेकिन कम अज कम वो किसी काबिल तो हो जाएगा। आप मेहरबान दिल की मालिक हैं, इसीलिए किसी ने आपके पास आके अपनी माली मजबूरियों का जिक्र किया और आपने यकीन कर लिया। वो मुस्कुराया जैसे बड़ा किसी बच्चे की बात पे मुस्कुराता है। आप मेरी जगह होते तो क्या ऐसे नौजवान को जॉब ना देते? वो कुर्सी पे आगे हुई और आंखों की पुतलियां सिकोड़ के उसे देखा। वो सुनना चाहती थी कि वो आगे से क्या कहता है। नहीं, मैं इस नौजवान को जॉब बिल्कुल ना देता। ज़ियाद ने शाने उचकाए। क्योंकि मैं दिल से नहीं दिमाग से फैसला करता हूँ। मसलन आपका ड्राइवर कम असिस्टेंट कह रहा है कि उसके ऊपर 1 साल से कर्जे हैं। इंटरेस्टिंग, मगर आईफोन का जो मॉडल उसके हाथ में था वो अभी सितंबर में रिलीज हुआ है। एक कर्जों का शिकार आदमी 6000 दिरहम 3 लाख रुपए का फोन उठा के नहीं घूमता, ना ही वो टॉम फोर्ड के जूते पहनता है। सुरमई दीवारों वाले ऑफिस में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। मैं अपने अच्छे बुरे की पहचान कर सकती हूँ। मेरा ड्राइवर चाहे महंगा फोन उठाए, चाहे डिजाइनर जूते पहने, अगर वो मेरा काम ठीक कर रहा है तो ये मेरा मसला नहीं है। आप बुरा मान गई, मेरा ये मतलब नहीं था। ज़ियाद के चेहरे पे माजरती तासुर उभरा। मैं सिर्फ एक बात कह रहा था, कभी कभी किसी की नसीहत सुन लेनी चाहिए कशमाला, ये इंसान को बड़े नुकसान से बचा लेती है। ज़ियाद सुल्तान के गहरे मुशाहिदे की वो सलाहियत जो से उस दिन मुतासर कर गई थी, आज शदीद बुरी लगी थी। मैं चलती हूँ, मुझे कहीं पहुँचना है। क्या आपको मजीद यहाँ कुछ देखना है? वो घड़ी देखती उठ खड़ी हुई। उसकी सब्ज आंखें अब बेतासुर थी और पेशानी पे शिकने थी। ज़ियाद भी खड़ा हो गया। नहीं, मैं भी चलता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि हम दोबारा मिल सकेंगे। फिर वो रुका नहीं, उस कॉफी के लिए भी नहीं जो आसिम भिजवाना भूल गया था। गालिबन सर के खम से उसे खुदा हाफिज कहा और लंबे लंबे ढक भरते हुए वहां से निकल गया। कशमाला ने उसे लिफ्ट के दरवाजों के पीछे गुम होते देखा तो वापस बैठ गई। कोहनियां मेज पे बिछा दी और चेहरा एक बाजू पे रख दिया। मेज पे गर्द की हल्की सी तह थी। उसने उस पे उंगली से लकीर खींची। दस्तक पे नजरें उठाई। कैफ चौखट पे खड़ा था। वो टाल और डार्क कहाँ गया? चला गया। वो मेज की सतह पे लकीरें खींच रही थी। आप अपसेट हैं? गौर से कशमाला का चेहरा देखा। कुछ सोच रही हूँ। वो उंगली से गर्द पे चंद हरूफ लिख रही थी। MALA। क्या? वो खिड़की से टेक लगा के खड़ा हो गया। जोकर्स की कैंची बना ली। वो सीधा खड़ा नहीं होता था, हमेशा ऐसे होता था, सीने पे बाजू लपेटे, एक जूता दूसरे के आगे रखे। कैफ, इस जगह तुम्हें क्या क्या खामियां नजर आती हैं? बहुत सी, गिनवाऊं?
कशमाला ने थक के उसे देखा। वो आसिम की कामयाबी पे खुश थी और यहाँ सबको खामियां नजर आती थी। को वर्किंग स्पेस में डेस्क के दरमियान फासला ज्यादा होना चाहिए ताकि हर वर्कर को अपनी प्राइवेसी मिले, क्योंकि ये स्पेसेस हमेशा तब फ्लॉप होती हैं जब वर्कर्स खामोशी से काम नहीं कर सकते। लोग यहाँ जिस सुकून की तलाश में आते हैं, इनको वो मिलना चाहिए, वरना वो घर में ही ना काम कर लें। वो वाकई उंगलियों पर गिनवा रहा था। दूसरा, तमाम हॉल्स में आर्किटेक्चर की थोड़ी सी गलती है। बहुत सी जगह डेकोर में जाया की गई है, बिलखसूस कोने। वहां बहुत कोजी से कॉर्नर बनाए जा सकते थे। कशमाला ने एक नजर खिड़की को देखा, फिर लाइटिंग को, फिर ग्रे दीवारों को। कैफ ने इनमें से किसी का जिक्र नहीं किया था। और इस पूरी बिल्डिंग में एक चीज की कमी है। वो मुस्कुराया, पौधों की, है ना? वो भी हल्का सा मुस्कुरा दी। सारी बददिली और क्लिफ्ट दूर होने लगी। जैसा कि आप कहती हैं कशमाला बीबी, रंगों की अपनी जुबान होती है। सब्ज रंग तो पूरी लुगत है। ये क्रिएटिविटी का रंग है। ये जहन को फ्रेश करके इसमें नित नए आइडियाज डालता है। आसिम को सिर्फ एक मशवरा दें कि बिल्डिंग में पौधे और सब्ज रंग का इजाफा कर दे। और ये ऑफिस, इसकी सुई वहीं अटकी थी। ये कैसा है? जन्नत है। लाहौर में कॉर्नर ऑफिस, वो भी इस कीमत पे कहाँ मिलता है? मेरे पास पैसे होते तो फौरन इस जगह को ले लेता। तुम्हें कम रोशनी या बाहर के मंजर से मसला ना होता? वो हंस दिया। गाल का घड़ा वाज़िया हुआ। मैंने लैपटॉप पे सर झुका के काम करना है, सुई में धागा नहीं डालना। ऊपर से चाय कॉफी फ्री है। एक इंसान दिन में 2-3 कप ही पी सकता है, क्या फायदा? यहाँ वो लोग आते हैं जिन्हें खुद को रोज बिस्तर से निकाल के काम पे आने के लिए मजबूर करना पड़ता है। वो अपने लिए काम करते हैं, उनके सर पे कोई डंडा नहीं होता। ऐसे में को वर्किंग स्पेसेस में फ्री कॉफी इसलिए दी जाती है ताकि आपके पास काम पे आने का बहाना हो, लग्जरी को एंजॉय करने का दिल चाहे, वरना कोई कॉफी या चाय का भूखा नहीं होता। और आप इतनी मनफी बातें क्यों कर रही हैं? 2-4 आर्किटेक्चर की गलतियां तो हर बिल्डिंग में होती हैं, मगर आसिम इस जगह को अच्छा मैनेज कर रहा है। कुछ नहीं, घर चलो, माँ अकेली होगी। वो हाथ झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई। वो आसिम से नहीं मिलना चाहती थी। अजीब शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। जाते जाते रुक के कैफ को देखा, फिर नजरें उसके हाथों में पकड़े फोन तक गई। इसके जूते यकीनन रेप्लिका नकल थे, लेकिन फोन असली था। उसने पहले नोट क्यों नहीं किया? तुम तो कह रहे थे तुम पे 1 साल से कर्जे हैं, फिर आईफोन का ये नया मॉडल कैसे खरीदा? कैफ ना घबराया ना परेशान हुआ। हल्के से शान ने उचका दिए। मैंने कब कहा मैंने खरीदा है? गिफ्ट मिला है। इतने महंगे गिफ्ट कौन दे सकता है? एक लड़की ने दिया था। अमीर लड़कियां महंगे तोहफे देती हैं। सब आपकी तरह नहीं होती जो सिर्फ तनख्वाह दें, वो भी लेट। कशमाला ने घूर के उसे देखा और आगे बढ़ गई। उसकी हील की आवाज सारे कॉरिडोर में गूंजती गई। कैफ ने सीने में मुकीद सांस खारिज की, कोफा से इस फोन को देखा और नफी में सर हिलाया। वो कितना कुछ छुपाएगा इससे।